In this question, a vertical tube made of highly conducting material has two portions of cross-sectional areas A1 and A2, where A2 is greater than A1, तो A2 इसका area और A1 इसका area. Two pistons connected by a rod of length L can slide in these portions without friction. Total mass of the pistons and the rod is m. Between the pistons, n moles of an ideal gas is trapped. Atmospheric pressure is to be taken as P0. If the piston rod assembly is shifted slightly from its equilibrium position and then released, it starts oscillating. Find angular frequency of these oscillations and we have to take initial temperature is equal to T. तो यहाँ पर ये जो पूरी असेंबली यहाँ पे दी हुई है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें P0 यहाँ पे लेके चलना है और इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो भी यहाँ पर ये वॉल्स हैं इसके यहाँ पर, तो दिस इज़ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल. तो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल होने का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़ा भी यहाँ पर अगर हीट का फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये तो बाहर का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, आउटसाइड कुछ टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर का डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो उससे हीट का फ्लो होता है. तो ऑब्वियस है कि बाहर एक इनफाइनाइट रिजर्वायर है, बहुत बड़ा सराउंडिंग है एक तरीके से, तो बाहर का टेम्परेचर तो कुछ खास चेंज हो नहीं सकता है यहाँ पे. तो जब भी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने की कोशिश होगी, कुछ जैसे कुछ इनफाइटेसिमल टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होगा, dt टाइप का टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होगा, तो तुरंत हीट का फ्लो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि वो टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के बराबर मेंटेन कर देगा. तो जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश होगी तो फिर हीट बाहर चली जाएगी, जब टेम्परेचर यहाँ पे कम होने की कोशिश होगी तो बाहर से हीट अंदर आ जाएगी. तो जैसा भी हो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये वॉल्स हैं, ये वॉल्स यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे यहाँ पर. तो जब भी हमें यहाँ पे कंडक्टिंग दिया जाए, इसका मतलब बाहर से हीट का ट्रांसफ़र फ्रीली हो सकता है और वो हीट का ट्रांसफ़र जनरली यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा. तो थर्मोडायनेमिक्स के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमें अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस पता चल जाता है तो फिर हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है. तो यहाँ पर मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पता चल गया जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये प्रोसीड करेगा एंड दैट प्रोसेस इज़ T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस. दैट मीन्स जो प्रोसेस यहाँ पर होगा ड्यूरिंग द मोशन या ड्यूरिंग ऑसिलेशन जो भी है, तो दैट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल का मतलब T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट या आप बोल सकते हो PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो पहले मैं इक्विलिब्रियम में गैस का प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो उसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम में इस पिस्टन को ले रहा हूँ, उसके साथ जो रॉड कनेक्टेड है वो, और ये दूसरा पिस्टन. तो सपोज दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम और जो भी मैंने यहाँ पे दिस इज़ द सिस्टम जिसका मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में अब कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे दिखाए जाएंगे. तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो एरिया है दिस एरिया इज़ A2 एंड दिस एरिया इज़ A1, क्योंकि A2 इज़ ग्रेटर देन A1 दिया हुआ है. तो P0 इंटू A2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ से फोर्स लग रहा होगा P0 A1. जो अंदर गैस है वो उस पर फोर्सेस लगा रही होगी. गैस का जो इनिशियल प्रेशर है उसको मैं P1 अज्यूम कर लेता हूँ. तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को मैं P1 अज्यूम कर रहा हूँ, तो P1 A2 और यहाँ पर ये P1 A1. इसके अलावा इस पूरे का वेट या जो मास है हमें वो m दे दिया गया है, तो एक mg फोर्स होगा. जस्ट मैं इसको ऐसे ही यहाँ दिखा दिया क्योंकि ये कंप्लीट पूरे का मास है यहाँ पे. तो उस केस में अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होने चाहिए. तो डाउनवर्ड फोर्सेस आर P0 A2 प्लस P1 A1 प्लस mg. दिस आर द नेट डाउनवर्ड फोर्सेस. नेट अपवर्ड फोर्सेस P1 A2 प्लस P0 A1. इसको अब थोड़ा रीअरेंज कर लो टर्म्स को. तो मैं A1 को अगर इधर ले आऊँ P0 A1 को, तो P0 A2 माइनस P0 A1, तो P0 कॉमन हो जाएगा, इट विल बी A2 माइनस A1 प्लस mg. इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ तो P1 कॉमन A2 माइनस A1. तो इनिशियल जो गैस प्रेशर है, इनिशियल का मतलब इक्विलिब्रियम में जब यहाँ पर है तब के लिए, तो इट विल बी A2 माइनस A1. अगर यहाँ पे आता है तो P0 प्लस mg डिवाइडेड बाय जो एरिया का डिफरेंस है वो यहाँ पर दिख रहा है इसमें. तो अब तक हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है कि द प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल. ये हमारे लिए एक बिग ब्रेक थ्रू है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फिर दूसरा यहाँ पर कि इनिशियल प्रेशर यहाँ पर या इक्विलिब्रियम में प्रेशर यहाँ पे क्या था वो हमने देख लिया इसमें. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जब मैं इसे यहाँ पर थोड़ा शिफ्टिंग कराता हूँ, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो कि यहाँ पर इसको या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करा के छोड़ देता है या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट करा के छोड़ देता है. तो जब यहाँ पर इसको शिफ्ट करा देते हैं, सपोज़ मैं इसको नीचे शिफ्ट करा देता हूँ, लेट से सपोज़ नीचे शिफ्ट हो गया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इसको दिया गया, लेट से x के बराबर. तो ये x नीचे आ गया और ये भी x नीचे आ गया.
तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ इससे? तो इससे डिफरेंस यहाँ पर ये हुआ कि ये जो इतना वॉल्यूम था यहाँ का इतना वॉल्यूम कम हो गया जो बड़े कंटेनर में था, और जो छोटा पार्ट है इसका उसमें एक तरीके से वॉल्यूम गैस का बढ़ गया, गैस ने इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम था ये चला गया। लेकिन जो जाने वाला पार्ट है वो ज़्यादा है, ये वॉल्यूम जो जो कमी आई है वो कमी ज़्यादा है, और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट एक तरीके से यहाँ पर कम है। तो नेट वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया होता तो नेट वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता, लेकिन अभी जो हमने किया उसमें नेट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गया, वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज्ड। और मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो प्रेशर इंक्रीज़ कर गया होगा, तो जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर गया। और गैस का प्रेशर जो इंक्रीज़ किया, बाकी सभी चीज़ें वही हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा था पी नॉट और यहाँ पर वो भी वही है, जो इसका वेट है वो भी वही है। तो अब इक्विलिब्रियम में था, एक एक्सेलरेशन जीरो था। अब यहाँ पर जो नेट फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो कौन क्रिएट करेगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स जो गैस का प्रेशर यहाँ पे स्लाइटली चेंज हो रहा है वो यहाँ पे क्रिएट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स। और कैसे क्रिएट कर पाएगा? तो उसको आप इस तरह से समझो कि प्रेशर बढ़ गया यहाँ पर गैस का, तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर वाला पार्ट है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो वो इस पर तो ऊपर फोर्स लगाएगा, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, तो इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली कि एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, इस पे वो कम फोर्स लगा पाएगा। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो किधर लगाएगा? अपवर्ड्स। और हमें अपवर्ड चाहिए अगर रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करा है इक्विलिब्रियम से। तो अगर ये इक्विलिब्रियम से नीचे की तरफ आता है तो नेट फोर्स ऑन इट शुड बी अपवर्ड्स, विच कैन बी कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स ऑन दिस असेंबली। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, और वो जो गैस में प्रेशर में चेंजेस हैं उसके वजह से है। तो गैस में अगर प्रेशर में जो चेंजेस हैं, अगर मैं उसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डायरेक्शन वगैरह का हमको सब आइडिया लग गया है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है दैट इज़ परफेक्टली ओके। बस अब हमें प्रूफ कर देना है कि जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इतना ही प्रूफ करना बाकी रह गया। तो मैं सारा काम मैग्नीट्यूड वाइज कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर सिस्टम को बढ़िया से पहचान लिया है कि हाँ ऑसिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन बस अगर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स के प्रोपोर्शनल अगर आ जाता है तो दैट विल बी एस सेम। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रेशर में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय, तो डेल्टा पी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो एक तरीके से एरिया का डिफरेंस यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, A2 माइनस A। सो दिस इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें कैलकुलेट करना रहेगा यहाँ पे डेल्टा पी कितना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन वैसे हमें डायरेक्टली भी आना चाहिए। आइसोथर्मल के लिए हमें जो dP अपॉन dV होता है वो डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वो डायरेक्टली यूज़ होता है। तो फिर भी मैं इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट अस डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। तो दिस विल गिव P dV प्लस V dP, दिस इज इक्वल टू 0। और यू कैन ऑल्सो रिप्लेस dV एंड dP विद डेल्टा P और डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर में जो चेंजेस हैं वो स्मॉल है, तो स्मॉल चेंजेस में आप dP को डेल्टा P और dV को डेल्टा V से रिप्लेस कर सकते हो। तो यू कैन राइट इट एज P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर ये बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है dP अपॉन dV या डेल्टा P बाई डेल्टा V माइनस P बाई V के बराबर, और जैसे बहुत बार यूज़ होता है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके लिए तो dP अपॉन dV जो होता है माइनस P बाई V हो जाता है। लेकिन अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है अगर, तो उसके से बस फ़र्क इतना ही पड़ता कि dP अपॉन dV जो हम कैलकुलेट करते हैं वो माइनस गामा P बाई V होता। तो बहुत बार हमें एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के जो कर्व्स होते हैं उनका स्लोप वगैरह देखना होता है, तो स्लोप में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि dP अपॉन dV स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे माइनस P बाई V होगा, यहाँ पे माइनस गामा P बाई V होगा। जस्ट गामा का एक फैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक घटेगी। यहाँ पे dP और dV में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वन इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव। तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव, और इधर भी हमें नेगेटिव होना चाहिए, तो इस वजह से नेगेटिव का साइन दिख रहा है इसमें। वो जो हमारा ये एक्सप्रेशन इसमें भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे जस्ट अब मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैंने पता लगा लिया है कि हाँ फोर्स रिस्टोरिंग टाइप का ही है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना लग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही लग रहा है। ठीक है, तो डेल्टा पी मुझे चाहिए यहाँ पे, तो माइनस P बाई V डेल्टा V, और मैं जस्ट यहाँ पर अब मॉड कर देता हूँ इसका, और P बाई V डेल्टा V मैंने लिख दिया यहाँ पे। डेल्टा V भी जस्ट मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँगा। P और V को आप यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम में जो वैल्यूज़ थी वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम जस्ट यहाँ पर कहाँ से चेंज देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम से चेंज देख रहे हैं। तो जो भी ये P और V दिखाई दे रहे हैं वो इक्विलिब्रियम वाले रखे जाएंगे,
और उनसे थोड़ा सा डेविएशन हुआ है, उनसे थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्रेशर में चेंज डेल्टा पी और वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी। तो थोड़ा सा चेंज जब हुआ है यहाँ पे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर में थोड़ा सा चेंज किया हुआ, जस्ट हम ये निकाल रहे हैं। तो ये जस्ट P1 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V1 हो जाएगा, दिस इज डेल्टा वी। एंड डेल्टा वी आप यहाँ पे लिख लो कि डेल्टा वी अब क्या होगा इसमें। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से वॉल्यूम एक तरीके से घट रहा है और एक जगह से बढ़ रहा है यहाँ पे। तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसको आप A2 माइनस A1 इंटू एक्स लिख सकते हो, यानी एक जगह से A2x का चेंज आ रहा है, एक जगह से A1x का चेंज आ रहा है। ओवरऑल मैग्नीट्यूड वाइज जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे A2 माइनस A1 इंटू एक्स के बराबर। एक जगह का जो शिफ्ट है वो वॉल्यूम को कम करता है, एक जगह का शिफ्ट वॉल्यूम को बढ़ाता है। ये ध्यान दीजिए, जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा है इसका, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड से काम चला रहा हूँ, मुझे बस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन फिक्स मैंने डिसाइड कर लिया है। तो नाउ डेल्टा वी वी कैन पुट इट एज A2 माइनस A1 इंटू एक्स। P1 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, यहाँ पर हमारे पास में एक्सप्रेशन था। V1 की वैल्यू पता नहीं है, उसको हम पता कर सकते हैं यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT। तो जो V1 है वो हो जाएगा NRT टेम्परेचर T था इनिशियली और यहाँ पे P1 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे इसको रखूँगा तो इट विल बी, अभी आप ये ध्यान दो कि सिर्फ प्रेशर में चेंज लिख रहा हूँ मैं, फोर्स अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं इसमें। तो प्रेशर में चेंज P1 V1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो NRT बाई P1 होगा, तो P1 का स्क्वायर A2 माइनस A1 इंटू एक्स। आप डेल्टा P की वैल्यू इस रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में रख दो, तो F रिस्टोरिंग, तो जो आप यहाँ पर ये रखोगे तो A2 माइनस A1 का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इट विल बी P1 स्क्वायर डिवाइड बाई NRT A2 माइनस A1 होल स्क्वायर इंटू एक्स। और जो हम चाहते थे वो आगे यहाँ पर ये x के प्रोपोर्शनल आ गया। अगर x के प्रोपोर्शनल आ गया इसका मतलब कि यहाँ पर ये SCM करेगा। ऑसिलेशन है ये फिक्स हो चुका था पहले क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आ जाता है तब हम बोलेंगे कि वो SCM है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह आराम से लिखी जा सकती है, ओमेगा हो जाती है √k/m। तो ओमेगा की वैल्यूज़ में यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, k इज़ SCM का कांस्टेंट और x के साथ जो भी आ रहा है वो SCM का कांस्टेंट है। तो k की वैल्यू आप, और m यहाँ पर किसका मास है, तो ये जो पूरी असेंबली है आपकी, ये पूरी असेंबली यहाँ पर SCM कर रही है। तो ऑब्वियस है कि आप m में इसका मास रखोगे, जो असेंबली है उसका मास जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। k यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x के साथ जो भी क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो k हो जाएंगी। आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और अंदर जो क्वांटिटी बचेगी वो MNRT बचेगा और बाकी ये आपका स्क्वायर रूट से बाहर P1 A2 माइनस A1। P1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो, तो P1 और उसमें A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई कर लो, तो P1 इंटू A2 माइनस A1 जब करेंगे तो यहाँ पे P0 इंटू A2 माइनस A1 हो जाएगा और यहाँ का A2 माइनस A1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसका आंसर यहाँ आप लिख देता हूँ। तो दिस ओमेगा इज़ नाउ P0। तो जैसे हमने डिस्कस किया ये P0 इंटू A2 माइनस A1, वहाँ का A2 माइनस A1 हट चुका है, तो दिस इज सिंपली mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ MNRT। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी।